आज गैस नहीं मिल रहा, लाइन में ही खड़े हैं। कब तक लाइन में खड़े रहेंगे? कब तक लाइन में खड़े रहेंगे? और एक बात है, जब कोविड हुआ तो थाली पीटने के लिए बोले, आज जब गैस की स्कैर्सिटी है तब ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। कम से कम हम लोगों के और ओडिशा के बच्चों को भी थोड़ा सिखा दीजिए कैसे नाली में से, गटर में से गैस निकलता है और थाली के पीछे में से छेद करके हम लोग उसमें कुकिंग कर सकते हैं। कम से कम जो लोग हैं ना, उन लोगों को खाने के लिए ठीक से मिल जाए। जो लोग लाइन में खड़े हैं, जो माँ बच्चों को पकड़ के लाइन में खड़े हैं, कैसे होगा? और एक बात है, मैं बजट में भी बोली थी, आपने 60 करोड़ क्यों दिए बांग्लादेश को? आज हमारे यहाँ पर स्कैर्सिटी है, गैस की स्कैर्सिटी है। तेल हम लोगों को कहाँ 90, कहाँ 100 में मिलता है, मगर हम बांग्लादेश को क्यों 5000 टन का डीजल दिया है? क्यों दिया है ये हम पूछना चाहते हैं। 51 रुपीज में कितना भी चिल्लाइए, सच को दबा नहीं सकते। आज जो मेडिकल केसेस हुआ है ओडिशा में, आग लगने के कारण 10 जान गई है और कितने जान अभी जाने वाली है। यही है सरकार, यही है सरकार की बजट एलोकेशन। ये सरकार दिखा रही है हमको क्या इनाम दे रही है बांग्लादेश को, हिंदुओं को मारो और इनाम के तौर पे ये सब फैसिलिटीज लो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये सरकार लाइन में खड़ा करती है। कोई नहीं है, कोई विजन नहीं है, क्योंकि मेडिकल तो ठीक से ये नहीं होता। अगर बोलेंगे तो एजुकेशन का लाइन में भी हमको देखे और देखे। मैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हेल्थ के लिए बजटरी एलोकेशन होना चाहिए, मगर हेल्थ के लिए आप पैसा ले रहे हो मगर खर्चा कहाँ कर रहे हो? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जितना पैसा ले रहे हो पैसा खर्चा नहीं कर पा रहे हो। पैसा लीजिए, डेवलपमेंट का काम कीजिए, रूरल डेवलपमेंट का काम कीजिए, रास्ता बनाइए, कहीं भी हेल्थ से फैसिलिटीज बनाइए। अभी एम्बुलेंस के लिए बोल रही थी स्वाति मल्लीवाल, एक मेंबर है, एम्बुलेंस की हालत बहुत खराब है। और जो ट्राइबल एरिया है उसमें कैसे आप काम करेंगे उसको भी देखिए। अगर ये हम आपको सपोर्ट करते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है, पैसा लेके खर्चा कीजिए, मगर पैसा सही जगह पर विनियोग होना चाहिए। आप आज क्यों आप जानबूझकर आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, आप बिन बुलाए मेहमान जैसे हम ऐसे करके रखे हैं। आज मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है, ये बिन बुलाए मेहमान है और आ बैल मुझे मार। आपने डिमोनेटाइजेशन किया, मगर क्या हुआ? आप डिमोनेटाइजेशन के वजह से भी आप देखिए 2000 रुपए आज मार्केट से गायब है। यही तो है, जो भी पॉलिसी कीजिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजनीति के बारे में, खास तौर से पार्लियामेंट्री में वित्त सत्र के बारे में। जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार और प्रधानमंत्री को घेर कर उनकी नाक में नकेल डालने का प्रयास किया, वो पिछले 10-12 साल में देखने को नहीं मिला। पिछले 10 सालों में तो जिस तरीके से विपक्ष जीरो रहा, यानी कि संसद के अंदर नेता विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं थी, या यूँ कहा जाए कि इतनी भी संख्या विपक्ष की नहीं रही जिसकी वजह से नेता प्रतिपक्ष चुना जाए। लेकिन जब तीसरी बार का टर्म शुरू हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटों का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनको एहसास हो गया कि अब आने वाले समय में उनके लिए काफ़ी परेशानियां होने वाली हैं। इस बात का उदाहरण अब सामने आ रहा है। ये देखा जा रहा है जिस तरीके से संसद के दोनों सत्रों में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, वहाँ पर विपक्ष का ज़बरदस्त हमला सरकार पर दिखा। और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी, जो कि संसद में खड़े होकर ये कहते थे एक अकेला सब पर भारी, आज ये स्थिति है कि विपक्ष के हमलों से बचकर वो संसद में बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे में पिछले 12 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी एनडीए की सरकार, या यूँ कहा जाए मोदी सरकार को अब वो दिन देखने को पड़ रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिछले जो इस वर्ष में वित्त सत्र चल रहा है, उसको देखकर जहां एक तरफ पुरुष सांसद सरकार पर हमलावर हैं, वहीं पर उनको कड़ी टक्कर देते हुए
महिला सांसदों ने भी सरकार की नकेल कसने में कोई कमी नहीं रखी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को हर मुद्दे पर घेरने में महिला सांसद अब किसी भी प्रकार में कमतर नहीं आंकी जा रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की प्रियंका गांधी हो, चाहे रंजिता रंजन हो, और इकरा हसन समाजवादी पार्टी की इकरा हसन हो, टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा हो, सयानी घोष हो, सागरिका घोष हो। इस तरीके से ऐसी महिला सांसदों ने सरकार की चूल्हे हिलाने में कोई कमी नहीं रखी है। प्रधानमंत्री मोदी महिला सांसदों के आगे जवाब देने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं, यानी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या यूं कहा जाए नरेंद्र मोदी की सरकार, महिला सांसदों के आगे कहीं टिकते नजर नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देने में उन्होंने अपने आप को असहज महसूस किया, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहते हैं कि महिलाओं की जिस तरीके से महिला उग्र थी, उससे प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा था। ऐसी बातें करके वर्तमान सरकार का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। वो प्रधानमंत्री जो कि अपने आप को 56 इंच का सीना बताते थे और कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, आज वो महिला सांसदों के आने पर इतना घबरा गए कि वो संसद में आने से घबरा गए। संसद में आने और भाषण पढ़ने में उनकी हिम्मत नहीं हुई। इस तरीके से महिला सांसदों ने सरकार की नाक में नकेल कस दी है। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान एनडीए की सरकार, पहले दो चरणों में जिस तरीके से मोदी सरकार के नारे लगाए जाते थे, आज स्थिति यह है प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के नेताओं के जवाब देने से घबराते हैं, और अक्सर जब सत्र चल रहा होता है तो चुनाव प्रचार में जुटे रहते हैं। आप इन महिला सांसदों की इन वीडियो को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये महिलाएं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इतनी जबरदस्त टक्कर देने वाली हैं कि एनडीए के दांत खट्टे हो जाएंगे। आप इन वीडियो को देखिए और बताइए कि आपकी इन महिला सांसदों के प्रति आपकी क्या राय है। देश के लोग समझ गए हैं कि आपको विदेश नीति नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है, मुद्दा है स्पीकर्स का रिमूवल, उसके ऊपर बोलिएगा। के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए, पर आपसे विनती इतनी है कि इस सदन को किसी पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर। देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता, इंस्ट्रक्शन देता, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोके, यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ लड़ते हैं हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और सर ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, विषय पर भी आई है, विषयों पर बात जो नहीं करनी है सर, के ऊपर संसद चल रहा है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कभी मुद्दे पर भी आना कीजिए, शुरू कीजिए, मुद्दे पर आइए।
ठीक है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी। शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, SIR, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है मुद्दा सर। है स्पीकर्स का नहीं करनी रिमूवल, है सर। आप उसके ऊपर बोलिएगा। कि सिर्फ लाओ मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए। पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए और कृपया इस सदन को किसी पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर, यही दरख्वास्त है। क्योंकि ये सदन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है, और गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी गीता है। और इस मंदिर में बैठ के अगर कोई झूठ बोले और गीता पे हाथ रखे, कोई अन्याय करे, तो सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो इस देश की 3rd लार्जेस्ट ऑपोजिशन है, that will surely not pander or surrender to your step motherly, or should I say step fatherly attitude. अंत में अध्यक्ष महोदय मैं पुनः ये कहना चाहती हूँ कि ओम बिरला सर से व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई भी विरोध नहीं है, और मुझे ये बुरा लग रहा है कहते हुए कि मैं पहली बार की सांसद हूँ और मेरे पहले टर्म में उनके विरोध में मुझे ये अविश्वास और अनास्था प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि उनकी चेहरे की हंसी सदैव बरकरार रहे, और इसी संदर्भ में मैं एक शेर कह के अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, वो तो देखिए, वो तो हम बताते हैं, पर ज्ञानेश कुमार को अभी क्या करना है हम आज पार्लियामेंट में बताने भी वाले हैं। CAPF बिल कल आ रहा है, तो CAPF के हेड जो है ये IPS क्यों रखना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, बार बार कमिटीज ने कह दिया कि CRPF जो है, CRPF, BSF, इनका हेड तो उनका कैडर से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेप्यूटेशन से अब IPS ऑफिसर बैठा दिए। अभी बंगाल में देखिए किस लिए लाते, इलेक्शन के लिए लाते। अब बंगाल पे देखिए एक हस्बैंड वाइफ डुओ, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ डुओ 2006 का यूपी कैडर का ऑफिसर, उनको लाके बना दिया है जो कोऑर्डिनेटर होता है सारा CAPF का। IPS ज्वाइन ही किया है CAPF वो 26 साल का जनवरी महीना में, ऑलरेडी वो कोऑर्डिनेटर बन के आ गया। उनकी वाइफ जो है वो कलकत्ता में जॉइंट डायरेक्टर CBI है, और एक कपल है बिहार, हस्बैंड वाइफ कपल बिहार IPS, उनको भी आके बैठा दिए। तो ये यूज करना चाहते हैं CAPF को वाया द IPS टू डू दिस, इसीलिए हमारे सबको ट्रांसफर करके अपना लोगों को लाते हैं।